हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ गुड ऑगरी। ऑगरी मतलब होता है भविष्यवाणी। तो एक अच्छी भविष्यवाणी है। आगे हम देखते हैं। ए लॉट हिंजेज ऑन मानसून एंड ए बम्पर खरीफ हार्वेस्ट अबाउट 6 months फ्रॉम नाउ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हिंजेज है, हिंजेज यहाँ पर कर सकते हैं कि डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें इसका सब्जेक्ट है। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मानसून पर, और किस चीज़ पर, बम्पर खरीफ हार्वेस्ट जो होगा, खरीफ का जो हार्वेस्ट होगा खरीफ फसल का, कब से, अबाउट 6 months फ्रॉम नाउ। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें वो सब डिपेंड करेगी इन दोनों चीज़ों पर। गवर्नमेंट मस्ट एबॉलिश 40% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वीट। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ देखिए वर्ब कौन सा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द टेंस वर्ब। तो टेंस वर्ब यहाँ पर कौन है, मस्ट एबॉलिश। मस्ट का मतलब होता है आपको करना ही करना है। तो गवर्नमेंट को एबॉलिश मतलब होता है ख़त्म कर देना, अवश्य ही ख़त्म कर देना चाहिए। क्या, तो जो 40% का इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब होता है क्या, कि मंगाने पर जो ड्यूटी आप अलग से लगा देते हैं टैक्स, ताकि जो मार्केट का या डोमेस्टिक है और बाहर का जो रेट है दोनों में पैरिटी आ जाए, इसलिए ऑन वीट। तो वीट पे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसको एबॉलिश करना चाहिए। आगे देखते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट has forecast or most likely to be above normal southwest monsoon this year। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वर्ब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें टेंस वर्ब कौन सा हो गया, हैज फोरकास्ट। और इसका मतलब होगा कि फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान लगाया है। और कौन लगाया है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब जो मौसम से रिलेटेड भविष्यवाणी करता है वो, उसी को शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है IMD। और फोरकास्ट क्या किया है, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा संभावना है क्या, कि नॉर्मल से ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, तो साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया में आपको जैसे पता है कि मानसून दो तरफ से आता है, एक साउथ वेस्ट मानसून होता है और एक ईस्ट से मानसून आता है। तो दो तरीके के मानसून होते हैं। तो उनमें से जो साउथ वेस्ट मानसून है ये एवं नॉर्मल होने का है। और ये किस साल की बात कर रहा है, तो दिस ईयर। तो IMD का प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल से कुछ ऊपर ही साउथ वेस्ट मानसून इस साल होगा। उसका आगे अब देखते हैं। रेनफॉल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग जून और सितंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 106% ऑफ द नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर दिस 4 month सीजन। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब, टेंस वर्ब हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो टेंस वर्ब को यहाँ पे फाइंड आउट किया, इज एक्सपेक्टेड यहाँ पर टेंस वर्ब है। अब तो इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, एक सवाल उठता है। तो ये किससे कंट्रोल होता है, तो सब्जेक्ट वर्ड से कंट्रोल होता है। सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को सिंगुलर डालते हैं या प्लूरल डालते हैं, वो डिपेंड करता है। तो रेनफॉल के अकॉर्डिंग इज आया है, तो रेनफॉल जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट किया जाता है, इज प्लस V3 है ना, तो ये पैसिव सेंस देगा। एक्सपेक्ट किया जाता है माने अनुमान लगाया जाता है। और रेनफॉल होगा, कहाँ पर होगा रेनफॉल, तो कंट्री में होगा। और कब से कब के बीच में है, तो जून से सितंबर के बीच में। उससे उम्मीद किया जाता है कि क्या होगा, टू बी होगा कितना, तो 106% होगा। किसका 106% होगा, तो नॉर्मल का। और नॉर्मल किस रूप में, तो लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर दिस 4 month सीजन। तो जो 4 महीने का जो सीज़न होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसको बोलते हैं, कि इस 4 महीनों में जो होगा नॉर्मल जो होती है बारिश, उससे 106% होगी। अब आगे आते हैं। द ऑप्टिमिज्म इज बेस्ड ऑन मोस्ट ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स इंडिकेटिंग अ वीकनिंग ऑफ द करेंट एल नीनो कंडीशंस टू न्यूट्रल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून एंड देन डेवलपिंग इनटू अ ला नीना
ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, टेंस वर्ब करना है। तो इज बेस्ट किसके लिए है, इज किसके लिए है, तो ऑप्टिमिज्म के लिए है। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है माने आशावादी जो दृष्टिकोण है, जो आशावादी है, पॉजिटिविटी है, वो आधारित किस पर है, तो आधारित है इस पर, ऑन मोस्ट ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स। जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश मॉडल्स। अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटिंग है, लेकिन इंडिकेटिंग के पहले कोई वर्ब नहीं है, मतलब एक्जुलरी वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं नाउन प्लस V4, नाउन प्लस V4 यानी मॉडल्स प्लस V4 इंडिकेटिंग है। और इसका मीनिंग जाता है कि नाउन जो कर रहा है, मॉडल्स जो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है, वीकनिंग का माने कमी का, कमजोरी का। कमजोरी किस चीज़ का, तो करंट एल नीनो कंडीशन से उनका जो उसकी कमजोरी है, कमी जो कमी है, तो कमी इन चीज़ों का है जो वर्तमान में एल नीनो कंडीशन उनका, और वो कम होकर कहाँ तक जा रहा है, तो न्यूट्रल तक जा रहा है, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। और ये समय की बात कर रहा है, न्यूट्रल कब होगा, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून, पहले मानसून का जो आधा सीजन रहेगा उसमें एल नीनो न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, मतलब एल नीनो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से एंड आते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड से, देन डेवलपिंग इनटू ए ला नीना ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। और दूसरे हाफ में डेवलप कर जाएगा, मतलब वो बन जाएगा किस रूप में, तो यहाँ एल नीनो था और वो बन जाएगा ला नीना के कंडीशन में डेवलप कर जाएगा दूसरे हाफ में। आगे आते हैं, अब एल नीनो क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन है। एल नीनो, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो कोई विशेष, आपको जब आप पैसेज बनाओगे तो ये सब चीज़ें जब होगी डैश के अंदर में जब आएगी तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम लोग लेकिन अभी एडिटोरियल्स पढ़ना सीख रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है करना। तो एल नीनो के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि क्या होता है एल नीनो। तो एक एबनॉर्मल वार्मिंग होता है, मतलब असामान्य रूप से गर्म होता है। क्या गर्म होता है, तो सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का वाटर्स। अब देखिए वाटर्स है, यहाँ पर वाटर नहीं है, वाटर्स है। तो वाटर्स का मतलब होता है वाटर बाय वॉल्यूम, ठीक है, नीचे में लेके वाटर बाय वॉल्यूम, इसलिए इसको वाटर्स कहा जा रहा है। तो जो सेंट्रल और ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल है, विषुवतरेखा का पैसिफिक का जो पानी है वो क्या होता है, एबनॉर्मल रूप से गर्म होने लगता है, उसी को एल नीनो बोला जाता है। अब यहाँ से जस्ट आ गया है आपका वर्ब, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये आपका इच प्लस V3 है। एल नीनो को जनरली जाना जाता है, इस तरह से पढ़ना है, इच प्लस V3 क्या होगा, किया जाता है, जाना जाता है। तो एल नीनो को जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो यहाँ बता रहा है कि किस चीज़ के लिए जाना जाता है, टू सप्रेस क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल एक्टिविटी इन इंडिया। सप्रेस मतलब होता है दबाना, कम कर देना किसी चीज़ को। तो एल नीनो को जाना जाता है किस रूप में, कि क्लाउड जो बनता है उस प्रक्रिया को क्या कर देता है, दबा देता है, कमी कर देता है। और क्या करता है, बारिश होने का जो एक्टिविटी होता है उसको कम कर देता है, कहाँ पर, तो भारत में। अब एल नीनो के बारे में तो बता दिया। अब वाइल होता है तो क्या बताता है कि दो है, दोनों कंट्राडिक्शन में है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से वाइल यही पे इंडिकेट कर रहा है। वाइल यहाँ पर किस रूप में आया है, तो कंजक्शंस के तौर पर आया है। अब इसके बाद पूरा सेंटेंस को पढ़िए, ला नीना हैज़ द अपोजिट इफेक्ट, जबकि एल नीनो ऐसा करता है, ला नीना क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, जो यहाँ पर है उसके जस्ट अपोजिट में है। ला नीना अपार्ट द IMD इज डिराइविंग होप फ्रॉम पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कंडीशंस, वार्मर टेम्परेचर्स इन, ये तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं आप। डेवलपिंग अगेन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द मानसून सीजन। नीना अपार्ट, नीना को अगर ला नीना को देखा जाए अलग से तो कॉमा के बाद क्या है कि IMD इन ड्राइविंग होप। IMD जो है एक होप मिल रहा है इसको कहाँ से, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कंडीशंस है उससे मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो इंडियन ओशन डायपोल कंडीशंस है वो क्या है, तो वही बता रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन किया उसके बारे में। वार्मर टेम्परेचर्स हो जाता है कहाँ पर, अरेबियन सी वाटर्स में, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो अरेबियन सी का वाटर है, पानी है, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है रिलेटिव टू दैट इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। और ये मतलब बढ़ता है तो एक
रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस किससे ले रहा है कि किसके बनिस्बत बढ़ता है, तो जो ईस्टर्न इंडियन ओशन में पानी है उससे उसका थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, वार्म हो जाता है। और डेवलपिंग लानिना डेवलप कर रहा है अगेन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द मानसून सीजन। और मानसून के दूसरे सीजन में क्या हो रहा है, फिर से लानिना डेवलप कर जा रहा है। तो ये दोनों सीजन में क्या है, एक अच्छा कंडीशन जनरेट कर दे रहा है, जिससे मानसून पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे आते हैं, मेरा काम है ग्रामर एज वेल एज सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको फिर पढ़ना कैसे, ये चीज़ों पर बेसिक्स यही कॉन्सेप्ट है जिस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ए गुड मानसून assuming the IMD forecast is borne out is welcome on many counts. एक अच्छा मानसून जो है क्या है, यहाँ पर आ गया है, एज्यूम करते हुए कि IMD का फोरकास्ट को क्या है सही मान लिया जाए तो इज वेलकम, उसका स्वागत है। एक अच्छा मानसून जो उसका क्या है, स्वागत है। बहुत सारे फ्रंट्स पर, बहुत सारी चीज़ों पर उसका क्या है, एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, वो कहने की बात कर रहा है। उसका स्वागत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ए वेलकम का मतलब है टू स्टार्ट विथ। अब कह रहा है कि अगर वो बहुत सारी चीज़ों पर है तो शुरू कहाँ से करें, तो वो कह रहा है कि टू स्टार्ट विथ मैंने शुरू करते कहाँ से, ग्रोथ से, मतलब विकास से, कि किस तरह से विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वाइल मैंने इसके पहले भी बताया कि वाइल क्या कंजंक्शन है, दो पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों के बीच में ये आता है। एक अगर वाइल के साथ अगर पॉजिटिव है तो अगले सेंटेंस में उसका निगेटिव होगा, अगर निगेटिव है वाइल के साथ जुड़ा हुआ तो अगले सेंटेंस में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव वाला सेंटेंस आएगा। तो इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ वैल्यू एडेड ग्रोथ हैज़ गॉन अप फ्रॉम 6.7% इन 2022-23 टू 6.9% इन 2023-24। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, वाइल को हम लोग किस लिए देखते हैं, दो सेंटेंस जैसा कि डिस्कस बताएं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, हैज़ गॉन अप, ये इसका क्या है, टेंस वर्ब है। और ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ग्रोथ के अकॉर्डिंग, ग्रोथ के अकॉर्डिंग आया है। तो इंडिया का जो ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है वो ऊपर गया है, कहाँ से, फ्रॉम 6.7%, 6.7% से। और ये कब हुआ था ग्रोथ, 2022-23 में, और इससे बढ़कर कितना चला गया 6.9%, मैंने 0.2% का इंक्रीमेंट हुआ है 2023-24 में। अब याद रखिएगा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था और वाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, तो उसके कॉमा के बाद जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। द सेम फॉर एग्रीकल्चर हैड स्लोड, और लेकिन कह रहा है कि यही जो ग्रोथ है द सेम एग्रीकल्चर के लिए क्या हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, मैंने नीचे हुआ है, कमी आई है। फ्रॉम कितना 4.7% टू 0.7%, मैंने 4.7% का ग्रोथ था और उससे आके कितना पे आ गया, 0.7% पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट द फार्म सेक्टर एम्प्लॉयज नियरली 46% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स, a second consecutive not so good monsoon can turn out to be a major drag on already stressed rural incomes and consumption। अब यहाँ पर देखते हैं, गिवन दैट का मतलब होता है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए, किन बातों को, तो दैट के बाद जो सेंटेंस आता है उस बात को ध्यान में रखते हुए, तो दैट यहाँ पर देखिए गिवन दैट, इसके बाद जो सेंटेंस है इस बात को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो कुछ सजेस्ट करेगा या वो कुछ डिराइव करेगा कंक्लूजन को। तो देखिए यहाँ पर द फार्म सेक्टर एम्प्लॉयज, फार्म सेक्टर जो है रोजगार देता है कितने लोगों को, 46% को। कंट्री का जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 46% को एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, तो फार्म सेक्टर देता है। इन बात को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आगे क्या होगा, इसका प्रभाव जो ऊपर में मैं बात बोला है उसका क्या होगा कि अ सेकेंड कंसिक्यूटिव नॉट सो गुड मानसून, कह रहा है कि सेकेंड कंसिक्यूटिव मतलब लगातार दूसरा, नॉट सो गुड मानसून मतलब इतना अच्छा मानसून अगर नहीं होता है, कैन टर्न आउट बदल सकता है, टू बी अ मेजर ड्रैग, एक अच्छा ड्रैग का मतलब होता है क्या होता है कि भार बन जा सकता है, ऑन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड रूरल इनकम्स एंड कंजम्पशंस, जो रूरल का इंडिया का जो इनकम है और कंजम्पशन है ऑलरेडी पहले से ही वो दबाव में है, उस पर और बड़ा दबाव बढ़ जाएगा, भार और बढ़ जाएगा अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो। सेकेंडली
फर्स्टली तो एक चीज़ वहाँ पर हो गया। सेकेंडली, द मानसून मैटर्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रिजर्वायर लेवल्स फॉर हाइडल पावर जनरेशन। अब दूसरी बात, एक बात तो यहाँ ये हो गया कि कंजम्पशन और इनकम पे प्रॉब्लम करेगा। दूसरा क्या हो गया कि मानसून मैटर करता है, मतलब इम्पॉर्टेंस रखता है। मैटर्स यहाँ वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है? मानसून। मानसून मैटर्स करता है, किसके लिए मैटर्स करता है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि उपलब्धता है, किसका, किसकी उपलब्धता की बात हो रही है? ड्रिंकिंग वाटर की। और थिंक बेंगलुरु, बेंगलुरु में अभी जो क्राइसिस आया था, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो उसी को बोला है कि बेंगलुरु की स्थिति को सोच सकते हैं। एंड रिजर्वायर लेवल्स, और जो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसकी लेवल्स की बात कर रहा है। और वो किस लिए होता है? तो फॉर हाइडल पावर जनरेशन, माने जो पानी से जो पावर पैदा किया जाता है उसकी जनरेशन में भी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड हो गया। अब द थर्ड इम्पैक्ट, अब अगर मानसून अच्छा नहीं होता है तो तीसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा? इज ऑन सेंटिमेंट। सेंटिमेंट होता है कि माने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, माने जो एक, इसको सेंटिमेंट को क्या बोल सकते हैं कि जो आपका मिजाज है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। For the government taking over in June after the Lok Sabha elections, a good monsoon would be manna from heaven, providing just the right start. अब कह रहा है कि गवर्नमेंट के लिए नॉन प्लस बिफोर जो ले रहा है, जो लेगा, टेकिंग ओवर मतलब होता है जो कार्यभार लेगा, कब? जून में। और ये किसके बाद होगा? आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी, टेक ओवर करेगी, उसके बाद यहाँ कॉमा है, उसके बाद नई बात कह रहा है, एक स्टेटमेंट आपको दे रहा है। अ गुड मानसून, एक अच्छा मानसून होगा। मन्ना मतलब होता है अमृत के समान एक चीज़। अमृत कहाँ से? ऊपर से। हिवन से मतलब स्वर्ग से एक अमृत जैसा इम्पैक्ट होगा। प्रोवाइडिंग जस्ट द राइट स्टार्ट, और गवर्नमेंट को क्या करेगा? एक अच्छा स्टार्ट दे देगा, लिवरेज देगा, क्योंकि एक स्ट्रेस वाला जो क्षेत्र था उस पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अगर मानसून अच्छा रहता है तो। बट फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देयर इज एन इमीडिएट कंसर्न। बट है, बट क्या बोलता है? कंट्राडिक्शन दिखाता है कि कुछ अगर अच्छी बात है, अगर उसके बाद बट आ रहा है तो कुछ उलट बात बोलेगा, निगेटिव बात बोलेगा। फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो दोनों के लिए। बोथ के बाद कौन सा कंजंक्शन आता है? एंड, इसको ध्यान रखना है। बोथ के बाद एंड आता है। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के लिए कह रहा है, क्या बोल रहा है कि देयर इज एन इमीडिएट कंसर्न। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, और कंसर्न मतलब होता है चिंता। एक तुरंत चिंताजनक, चिंता की बात है। क्या है? अब ये बात चिंता कौन सी है? तो इट हैज़ टू डू विथ रिटेल फूड इन्फ्लेशन which at 8.4% year on year in March was higher than 4.9% increase in the general consumer price index। अब कह रहा है कि जो इसका लेना देना किससे है? तो रिटेल फूड इन्फ्लेशन से है। अब विच एट 8.5% है मार्च में, ईयर ऑन ईयर अगर साल दर साल देखें तो मार्च में 8.5% था, और वो हायर था। जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है ये क्या था? हायर देन था 4.9% इंक्रीज इन द जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो हायर था किससे? जो 4.9% इंक्रीज हुआ है जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उससे ज़्यादा है। आगे आते हैं। विथ गवर्नमेंट वीट स्टॉक्स एट 7.5 मिलियन टन्स ऑन अप्रैल 1 डिप्लीटिंग टू ए 16-year लो फॉर दिस डेट एंड सबपार प्रोडक्शन इन मोस्ट रबी क्रॉप्स, फूड इन्फ्लेशन में रिमेन स्टिकी। अब देखिए यहाँ पर विथ से आ रहा है, और यहाँ से एक देखिएगा, एक सेंटेंस यहाँ है, एक सेंटेंस आपका यहाँ है। अब आते हैं। विथ होता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए या इस बात को लेते हुए। तो गवर्नमेंट वीट स्टॉक्स जो है अभी तत्काल कॉमा के बाद है, इतना है अभी 7.5 मिलियन टन्स है। अप्रैल 1 का ये डाटा आपको बता रहा है। अब इसका जो है वीट स्टॉक्स का ये तो बता रहा है आपका डाटा। अब वीट स्टॉक्स का यहाँ से बता रहा है नाउन प्लस V4। वीट स्टॉक्स डिप्लीट कर रहा है, मतलब तेज़ी से कम हो रहा है, जो तेज़ी से कम हो रहा है। और ये कहाँ तक पहुँचा है? अभी 16-year लो, और अभी तक जो इस डेट तक की बात हो रही है कि 16 ईयर में सबसे कमी पर आ गया है। सबसे कम जो वह स्टॉक्स है वीट का 16 ईयर में सबसे कम पर आ गया है। एंड और एक चीज़ जोड़ रहा है कि सबपार प्रोडक्शन इन मोस्ट रबी क्रॉप्स, और कह रहा है कि अगर प्रोडक्शन जो रबी क्रॉप्स का है उसमें भी अगर नीचे होता है, जो एवरेज लेवल है उससे भी नीचे होता है, तो
इन सारी चीज़ों को अगर ऐसा रहता है कंडीशन, तो ये कंडीशन पैदा हो जाएगा। क्या कंडीशन होगा कि फूड इन्फ्लेशन जो है, जो खाने पीने की जो दरें हैं, इन्फ्लेशन, वो एक स्टिकी रहेगा, कि मतलब वो एक चिंता का विषय रहेगा, चिंता का विषय रह सकता है। दैट प्रैक्टिकली रूल्स आउट एनी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कर। रूल्स आउट मतलब होता है क्या, यहाँ पर खारिज कर सकता है। दैट क्या, ये ऐसा कंडीशन होगा उसके लिए आ रहा है कि वैसी चीज़ अगर होगा तो रूल आउट कर देगा एनी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कट। और कोई भी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो मार्केट में पैसा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें everything therefore hinges on the monsoon and a bumper kharif harvest about 6 months from now। इसलिए therefore क्या होता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता है कि सारे प्रॉब्लम बता दिया, कुछ और डिफ़िकल्टी बता दिया, कुछ पॉजिटिव बता दिया, और लास्ट में जब आपको फाइनल कंक्लूजन देने लगता है तो देयरफॉर का यूज उसलिए होता है। तो हर चीज़ जो है एवरीथिंग हिंजेज, इसके लिए वर्ब कौन सा है, हिंजेज। हिंजेज मतलब होता है निर्भर करता है किस पर, मॉनसून पर। और क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो बम्पर खरीफ हार्वेस्ट पर। और वो कब की बात कर रहा है, तो 6 महीना अभी से 6 महीने बाद जो होगा स्थिति उस पर बात कर रहा है। द गवर्नमेंट ऑप्शंस आर लिमिटेड। आर किसके लिए आया है, इसका वर्ब सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट वर्ड इसको बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका टेंस वर्ब डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट का ऑप्शन जो है क्या है, वो लिमिटेड है। इट हैज़ डन बोथ राइट। इट किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट ने दोनों किया है, सही भी किया है कुछ काम। तो अब सही में क्या किया है, स्लैशिंग इम्पोर्ट टैरिफ्स ऑन पल्सेस एंड एडिबल आयल्स, खाने वाली चीज़ें और दाल पर क्या किया है, इम्पोर्ट टैरिफ्स को कम किया है। एंड रॉन्ग, और गलत क्या किया है कि बैनिंग कर्बिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड ऑनियंस बिसाइड इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स। अब क्या किया कि इस सब के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया, व्हीट, राइस, शुगर पर। और इसके अतिरिक्त क्या किया है कि स्टॉकिंग लिमिट्स पे इम्पोज कर दिया है कि इतना आपके पास होना चाहिए। द वन थिंग इट कुड डू इज, और एक चीज़ है, इट किसके लिए आया, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट एक चीज़ जो कर सकती है वो क्या कर सकती है, तो ये कर सकती है कि एबॉलिश कर सकती है 40% इम्पोर्ट ड्यूटी जो है व्हीट पर, वो आपको क्या कर सकती है, एबॉलिश मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो था। कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।